हेलो रीडर्स, आप सुन रहे हैं कहानी दिल को मैंने दी कसम। परीक्षित अभिमन्यु की मासूम शक्ल देखकर हल्की सी स्माइल करता है। फिर वह अपनी यूनिफॉर्म की पैंट के साइड में पिस्टल टांगते हुए कहता है, बस बस ज्यादा नौटंकी मत कर, मैं तेरी नौटंकी बहुत अच्छे से समझता हूँ। अभिमन्यु अजीब से एक्सप्रेशन बनाते हुए कहता है, अच्छा, मैं नौटंकी कर रहा हूँ और तू क्या कर रहा है? तू हमेशा काम में ही लगा रहता है। तेरे पास अपने इकलौते दोस्त के लिए टाइम ही नहीं है। हम दोनों अपने परिवार को छोड़कर यहाँ राजौरी में आए हैं। अपने देश के प्रति फर्ज और ड्यूटी निभा रहे हैं। यहाँ मेरा तेरे अलावा कोई नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं। हम दोनों ही एक दूसरे के अपने हैं। तू यहाँ आकर सिर्फ काम में ही लगा रहता है। इसलिए आज मैं तुझे ऑर्डर दे रहा हूँ कि तू अब से मेरे साथ 1 या 2 घंटे बिताएगा। मैं कुछ नहीं जानता, ये तेरे इकलौते भाई जैसे दोस्त का ऑर्डर है और मेरा तेरे ऊपर हक भी है। वह यह कहते हुए मासूम सा चेहरा बनाता है। परीक्षित उसकी मासूमियत और नौटंकी देखकर हल्की सी स्माइल करता है और फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, जो हुक्म मेरे आका। अभिमन्यु भी उसके कंधे पर हाथ रखकर ग्राउंड में रखी बेंच की ओर इशारा करता है। चल बैठकर बात करते हैं। परीक्षित भी स्माइल करते हुए उसके साथ बेंच की तरफ बढ़ जाता है। दोनों कैप्टन दोस्त बेंच पर बैठ जाते हैं। अभिमन्यु परीक्षित के गंभीर चेहरे को देखकर कहता है, कभी हंस भी लिया कर। तू पहले तो ऐसा नहीं था। पहले तो मुस्कुरा लिया करता था। अब तो तुझे महीने में 1 बार ही हंसते हुए देखता हूँ। परीक्षित फीकी सी स्माइल के साथ कहता है, यार अभी तू तो वजह जानता ही है कि मैं ऐसा क्यों हो गया हूँ। अब मैं पहले से ज्यादा गंभीर रहता हूँ और पूरा दिन काम में बिजी रहता हूँ। अभिमन्यु का निकनेम अभी है, जो उसके दोस्त, करीबी लोग और परिवार वाले प्यार से उसे बुलाते हैं। अभिमन्यु उसकी ओर देखते हुए बोलता है, हाँ हाँ मैं जानता हूँ परीक, तू क्यों हमेशा उदास रहता है और तूने खुद को काम में इतना बिजी क्यों कर लिया है। परीक्षित का निकनेम परीक है, जिसे उसके दोस्त, करीबी लोग और परिवार वाले प्यार से बुलाते हैं। परीक्षित उसकी बात सुनकर मायूस होकर कहता है, अभी जब तू मेरे बदले हुए व्यवहार की वजह जानता ही है तो फिर क्यों पूछ रहा है। अभिमन्यु चिंता भरे भाव से बोलता है, मैं तुझसे पूछ नहीं रहा कि तू ऐसा क्यों हो गया है। मैं जानता हूँ, जब से वो खूबसूरत और मासूम सी लड़की 1 साल पहले मसूरी ट्रिप के दौरान तेरी जिंदगी में तूफान की तरह आई थी और अब उसी तूफान की धूल की तरह तुझे गम देकर तेरी जिंदगी से चली गई थी, तब से तू बदल गया है। तू पहले मुस्कुराता था, जिंदगी जीता था, पर अब सिर्फ अपने काम में ही डूबा रहता है। मैं तुझे उदास और बदले हुए रूप में देखकर अच्छा महसूस नहीं करता। मुझे पहले वाला अपना दोस्त परीक चाहिए। इसलिए मैं तुझसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि तू उस लड़की को भूल जा, जो 1 साल पहले तेरी जिंदगी में आई थी और चली गई। तू उसका असली नाम, पता कुछ भी नहीं जानता। तू उसे कहाँ कहाँ ढूंढेगा। इसीलिए कहता हूँ, उसे भूलने की कोशिश कर और आगे बढ़। एक अच्छी लड़की से शादी कर और हमारे लिए प्यारी सी भाभी ले आ। परीक्षित उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाता है। वह बेंच से उठकर अभिमन्यु की तरफ पीठ कर लेता है और गुस्से में कहता है, अभी मैं उसे नहीं भूल सकता। फिर वह उसकी ओर देखता है और उदासी व गुस्से के मिले-जुले भाव के साथ कहता है, मैं अपनी परी को नहीं भूल सकता। जब से वह मुझे 1 साल पहले मसूरी ट्रिप के दौरान मिली थी और मैंने उसके साथ 2 दिन खूबसूरत पल बिताए थे, मैं उसे भूल ही नहीं सकता। उसका मासूम सा खूबसूरत चेहरा, उसकी हंसी, उसकी प्यारी प्यारी बातें और उसकी बचकानी क्यूट सी हरकतें मैं नहीं भूल सकता। वह तब से मेरे दिल और दिमाग में बसी हुई है। वह यह कहते हुए परी की यादों में खो जाता है और फीकी सी स्माइल करता है।
फिर वह गंभीर और उदास होकर आगे कहता है, पता है, अब भी जब भी मैं आंखें बंद करता हूँ, उसकी हंसी, उसकी बचकानी बातें, उसकी मासूमियत और खूबसूरत चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। तो मैं अपनी परी को कैसे भूल सकता हूँ? मैंने उस दिन अपने दिल को कसम दी थी कि मेरी जिंदगी और मेरे दिल पर सिर्फ मेरी परी का हक होगा। मैं उसी से शादी करूंगा और अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताऊंगा। अभिमन्यु उसकी बात सुनकर उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, परीक, मैं तेरी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, पर तू उस परी को कहाँ ढूंढेगा? तू तो उसका असली नाम भी नहीं जानता, सिर्फ उसका चेहरा और वो नाम जो तूने खुद दिया था। कैसे मिलेगी तुझे तेरी परी? परीक्षित गहरी सांस लेकर कहता है, मुझे पता है अभी परी को ढूंढना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं, और मैंने अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ी है। वो मेरी जिंदगी में जरूर लौटेगी। मैं उसका इंतजार करूंगा। ये मेरे सच्चे प्यार की परीक्षा है और मैं इसे पास करके ही रहूंगा। अभिमन्यु उसके कंधे पर हाथ रखते हुए गंभीरता से कहता है, अगर वो तुझे कभी ना मिली, अगर मिल भी गई और उसने तुझे अपनाने से इनकार कर दिया, अगर उसने तेरी तरह अपने दिल को कसम नहीं दी, तब तू क्या करेगा? परीक्षित फीकी सी स्माइल के साथ कहता है, अगर ऐसा हुआ और वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी होगी, तो मैं उसकी खुशी के लिए उससे बहुत दूर चला जाऊंगा। पर जो मैंने अपने सीदिल को कसम दी है, वो कभी नहीं टूटेगी। मेरी जिंदगी में उसके अलावा किसी और की जगह नहीं होगी। मैं शादी नहीं करूंगा और अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कर दूंगा। अभिमन्यु हल्की सी स्माइल करते हुए कहता है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुझे तेरी परी से मिला दे, ताकि तेरा प्यार पूरा हो और तेरा दोस्त फिर से खुशहाल जिंदगी जी सके। परीक्षित हल्की सी स्माइल करता है। अभिमन्यु उसे छेड़ते हुए कहता है, क्या बात है परीक, तेरी स्माइल सिर्फ परी का नाम सुनकर ही आ जाती है। फिर दोनों दोस्त हंसते हैं और गले मिलते हैं। परीक्षित मन ही मन कहता है, कहाँ हो परी? फिर हेडक्वार्टर के ग्राउंड में परीक्षित और अभिमन्यु एक बेंच पर बैठे बातें कर रहे थे, लेकिन परीक्षित का मन अब भी उसी परी में अटका हुआ था जिससे वह मसूरी ट्रिप के दौरान मिला था। तभी अचानक परीक्षित के दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे पुकारा हो, जैसे कोई उसकी याद कर रहा हो। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और सोचने लगा, ये अचानक दिल में इतनी हलचल क्यों हो रही है? ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी परी ने मुझे याद किया है? अभी वह इन्हीं ख्यालों में डूबा था कि अभिमन्यु ने उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ परीक, कहाँ खो गया? परीक्षित उसके शब्दों से चौंक कर ख्यालों से बाहर आया। वह कुछ कहने ही वाला था कि तभी एक जवान उनके पास आकर सलाम ठोकते हुए बोला, सर, मेजर जनरल नायक ने आपको अपने केबिन में बुलाया है। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाकर मेजर जनरल नायक के केबिन की ओर बढ़ गए। इंदौर सर्वोदय कॉलेज का ग्राउंड। सर्वोदय कॉलेज के हरे भरे ग्राउंड में पवित्रा एक बेंच पर अकेली बैठी थी। उसके जुड़वा भाई राहुल की क्लास अभी खत्म नहीं हुई थी, इसलिए वह उसका इंतजार कर रही थी। उसकी दोस्त दिशा को घर पर जरूरी काम था, इसलिए वह जल्दी चली गई थी। पवित्रा बेंच पर बैठी जाने किन ख्यालों में खोई हुई थी कि अचानक उसके दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आया, ये अचानक दिल में अजीब सी फीलिंग क्यों हो रही है? उसने खुद से सवाल किया। अपने मन को शांत करने के लिए उसने आंखें बंद कर ली। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे एक प्यारा सा हैंडसम चेहरा दिखने लगा। बड़ी बड़ी आंखें, पतले होठ, सलीके से संवारे बाल
और हल्की सी मुस्कान। वह लंबा और आकर्षक लड़का उसके पास आया और मुस्कुराते हुए उसे कसकर गले लगा लिया। पवित्रा के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने खुद को उस आलिंगन में खो जाने दिया। फिर अचानक उसने अपने माथे पर एक हल्की सी नरम छुआन महसूस की, एक किस। वह हल्का सा ब्लश करने लगी। फिर वह लड़का उसके चेहरे को अपने करीब लाने लगा, जैसे वह उसके होठों को छूने वाला हो। पवित्रा तेज हूटिंग और शोरगुल से उसकी तंद्रा टूटी। उसने घबराकर आंखें खोल दी। ग्राउंड में कुछ स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स आ गए थे, जो फुटबॉल खेलते हुए जोर जोर से बातें कर रहे थे। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, शायद कहीं उसे वही लड़का दिख जाए जिसे उसने सपने में देखा था। लेकिन चारों ओर देखने के बावजूद उसे वह चेहरा कहीं नजर नहीं आया। उसके चेहरे पर उदासी छा गई। उसने धीमे से कहा, कहाँ हो मेरे सोन? राजौरी वही बेचैनी। हेडक्वार्टर के ग्राउंड में परीक्षित अभिमन्यु के साथ हेडक्वार्टर के अंदर मेजर जनरल नायर के कैबिन की तरफ जा रहा था। तभी अचानक उसके मन में भी अजीब सी हलचल होने लगी। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और सोचने लगा, ये अचानक से दिल में हलचल क्यों हो रही है? ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी परी ने मुझे पुकारा हो? वह बेचैनी से इधर उधर देखने लगा, मानो उसे कोई आवाज दे रहा हो। अभिमन्यु ने उसकी यह हालत देखी और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या हुआ परीक, ठीक तो है ना? परीक्षित उसकी ओर देखकर एक लंबी सांस भरी और अपने मन की हलचल को दबाते हुए बोलता है, कुछ नहीं। अभिमन्यु हाँ में सर हिलाता है और दोनों साथ में मेजर जनरल नायर के कैबिन की तरफ बढ़ जाते हैं। सो लिसनर्स, आप सबको आज का एपिसोड सुनकर कैसा लगा वो आप भर भर के कमेंट और रेटिंग देना मत भूलिए और अगले एपिसोड आने का इंतजार करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय।